जी, इब्तिदा रब जलील के बाबरकत नाम से डायरी टीवी के साथ करीम खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आपको मालूम है कि ज़िला अटक में ख़ासकर शहर में गहमा गहमी है और ख़ासकर सोशल मीडिया पर माशाल्लाह काफ़ी सियासी जो गर्मी है कैंट बोर्ड के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से जा रही है, पोस्टें देखने को मिलती हैं। ख़ासकर डायरी पर और अटक डायरी टीवी पर आप देख रहे हैं, उसके हवाले से जो तैयारियां हो रही हैं, मोहतरम जो उम्मीदवारान हैं हमारे, डायरी टीवी की कोशिश रही है कि हम आहंगी, दोस्ती, भाईचारे को फ़रोग़ दिया जाए। इसी जो सिलसिला है, इसी कड़ी में आज हम नहायत मोहतरम शख्सियत जो कैंट बोर्ड के बिल्कुल वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और बिल्कुल इस दफ़ा उम्मीदवार हैं और उम्मीदवार भी ऐसे उम्मीदवार हैं माशाल्लाह के हंसमुख और काफ़ी आवाम में मकबूल भी हैं। तो जिनसे भी बात की जाती है तो नहायत मुअज़्ज़ब और एहतराम से इनका नाम लिया जाता है माशरे में। तो आज हमने कोशिश की डायरी टीवी ने कि इस इलेक्शन के हवाले से कुछ गुफ्तगू हो जाए, आप तक इनकी आवाज़ पहुंचाई जाए और ख़ासकर इनके जो वोटर सपोर्टर हैं उन तक इनकी बात पहुंच जाए। तो जनाब शाहनवाज़ मलिक साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनके घर में तशरीफ़ लाए, हम गुफ्तगू आप तक पहुंचाते हैं कि इनका क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का एहसान, बहुत शुक्र है जी। अच्छा, पहला सवाल मेरा ये होगा कि सियासत में कैसे आए मलिक साहब? सियासत तो ऐसा कैंटोनमेंट बोर्ड जो होते हैं वो कोई सियासी सिलसिला नहीं होता। 1991 में फ़र्स्ट टाइम मेरा नाम प्रपोज हुआ था, मेंबर इलेक्शन नामज़द किया था मेंबर के लिए। अच्छा। 91 का मेरा पहला इलेक्शन था, बहुत सख्त इलेक्शन था। अच्छा। क्योंकि जिन साहब से मेरा इलेक्शन था वो पहले एक्सपीरियंस थे बहुत, और मुझसे पहले 2 दफ़ा मेंबर भी रह चुके थे। और अल्लाह ने करम किया, मुझे पहले इलेक्शन में 71 वोट्स की लीड से मैं कामयाब रहा। और उसके बाद फिर 97 में इलेक्शन हुआ, उसमें फिर मैं दोबारा इलेक्ट हुआ और मेरी 272 की लीड थी। फिर 99 में ऐसा हुआ कि जनरल मुशर्रफ साहब ने जितने भी बल्दियाती अदारे थे उनको ख़त्म कर दिया था। बाकी अदारे जो पंजाब के या दीगर सूबाई अदारे थे वो एक नए निज़ाम के तहत काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड्स में जो है वो अवामी नामिंदगी से लोगों को महरूम रखा गया। जी बेहतर। अच्छा, इस पे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, आपसे मैं कुछ वक्त लूँगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अच्छा, क्या वजह है कि आपकी 2 बड़ी बरादरी सादात और कश्मीरियों के होते हुए मुंतखब होते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, वजह क्या है? वजह तो खैर वही लोग बता सकते हैं। जो मैं समझता हूँ कि मैं जब 91 में बना तो मजहबी मनाफरत अरूज पे थी। मेरी टॉप प्रायोरिटी ये थी क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी आबादी सादात की है, इसी तरह बहुत अहले सुन्नत की बहुत बड़ी तादाद है। तो वो मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज या जो मेरी फ़िक्र थी, प्रायोरिटी थी, वो ये थी कि मैंने इस माहौल को ठीक करना है। प्रायोरिटी दी, दोनों लोगों ने, मतलब सादात ने भी और अहले सुन्नत ने मेरे साथ भरपूर तावन किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज वही माहौल है जो आज से 50 साल पहले होता था। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा, कैंट एरिया में आप अपनी जितनी अपनी खिदमात आपने अपने वक्त में दी हैं, तो कुछ सीधा आपको याद होंगी जो आपने खिदमात दी, उस पर ज़रा रोशनी डालिए। जी, इनफैक्ट कैंटोनमेंट बोर्ड जो है ना जी, हमारा अटक का कैंटोनमेंट बोर्ड C क्लास कैंटोनमेंट है। इसके मेजर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है मासवाए नक्शों की फीस है, TIP टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स के अलावा। अदारा बजाते खुद अपनी तय कुछ काम नहीं कर सकता। डेवलपमेंट के जितने काम होते हैं वो MNAs MPAs ही कराते हैं। तो वो आप प्रपोजल करते हैं, इनको बेचते हैं, क्या सिचुएशन होती है? या फ़र्ज़ करें जब आप आए तो हालात, मसले मसाइल ख़ासकर कैंट बोर्ड के क्या थे और फिर वो कैसे आपने हल करवाए? जी, बुनियादी मसाइल तो मसाइल का गहवारा है जी हमारा अटक कैंटोनमेंट। इसके हालात ऐसे हैं कि आप सुन के हैरान होंगे कि 80% एरिए पे सीवरेज लाइन नहीं है। उसके बाद इस दौर में, इस तरक्की याफ्ता दौर में, इसका मल्ला नूर इस्लाम लाइन्स का ऐसा एरिया है जहाँ ड्रिंकिंग वाटर भी मुयस्सर नहीं है। और जैसा आप जानते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर तो आप देहात में भी हर जगह पहुंच चुका है। असल में कैंटोनमेंट में ज़ाती तौर पे जो इनकी इनकम्स होती हैं वो महीने बाद तनख्वाहें और बिजली के बिल, यूटिलिटी बिल्स वगैरह और छोटे मोटे अखराजात के बाद इनके पास ख़त्म हो जाती है। मेजर सोर्स ऑफ इनकम इसका नहीं बना। उसके बुनियादी रीज़न ये है कि ये एक बहुत पुराना कैंटोनमेंट है। ये 1857 में बना है कैंटोनमेंट बोर्ड अटक।
आपने बड़े अहम मसले की तरफ बात की है, सीवरेज लाइन की। तो जिस तरह अब देख भी रहे हैं कि सावन का महीना भी है और मसाइल जो हैं ख़ासकर बारिशों के दिनों में हमें सामना करना पड़ता है ख़ासकर, तो 80% आपने कैंट का कहा, इसी तरह दारुसलाम और कुछ बाकी एरियाज़ में ख़ासकर अटक में देखा जा रहा है जहाँ नए प्लॉटिंग भी होती है, वहाँ सीवरेज का कोई बंदोबस्त नहीं होता। तो क्या इसके बारे में कोई प्लानिंग करनी चाहिए, या आप अगर फ़र्ज़ करें मुंतखब होते हैं तो क्या इस हवाले से फिर आप कोशिश करेंगे? जी, पूरी कोशिश होगी, चूँकि बुनियादी ज़रूरत ही है और इसके न होने से बड़े मसाइल लोगों को, हेल्थ का इशू सबसे बड़ा है, सीवरेज के न होने की वजह से, दीगर फैसिलिटी के अलावा हेल्थ इशू बहुत बड़ा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बाज़ औक़ात हम जब देखते हैं, जिस तरह आपने कहा कि सियासी मामला तो ये नहीं होते कैंट बोर्ड के, लेकिन बाज़ औक़ात हम देखते हैं उठना बैठना अगर हमारा किसी के साथ है या ख़यालात मिलते हैं, हम ख़याल हैं, तो लोग ये करते हैं, देखते हैं कि जनाब फ़लाँ मोहतरम का फ़लाँ सियासी तंजीम से ताल्लुक़ है। आपके पसंदीदा जमहूरी सियासी पार्टियों में पसंदीदा लीडर कौन है, किसको पसंद करते हैं? देखिए जी, हमारा तो कैंटोनमेंट्स का सेटअप ऐसा था कि हम पहले तो 2015 से पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे नहीं इलेक्शन, नॉन पार्टी बेसिस इलेक्शन होते थे। शुरू से यही निज़ाम बना हुआ है, इसीलिए अब मैं इंडिपेंडेंट उम्मीदवार बनना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि हम शुरू से हमारा तौर तरीका, सारी चीज़ें उसी तरह बनी हुई हैं। बाकी तमाम लीडर्स जो हैं वो आपके सामने हैं, हर किसी की कारकर्दगी भी है, अवाम बेहतर फैसला कर सकते हैं। ज़ाती तौर पे मैं मतलब किसी पार्टी टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ता। वैसे भी ये जो बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, ये पर्सनैलिटी का वोट होता है, लोग उस शख्सियत को देखते हैं, क्योंकि ये इसमें न कोई पार्टी का मैनिफेस्टो इफेक्टिव होता है, इसमें बुनियादी चीज़ ये होती है कि लोग देखते हैं कि इस आदमी का गुजरा हुआ वक्त कैसा है एज ए मेंबर, और अगर एज ए मेंबर नहीं भी रहा तो उसकी ज़ाती शख्सियत भी है, तो लोग पर्सनैलिटी को देख के वोट देते हैं। जी ठीक है। अच्छा, इस दफ़ा अभी जो मुकाबला आपका आ रहा है, मुकाबिल में ज़ाहिर बात है सादात फैमिली और बरादरी और तहरीक इंसाफ है, तो ऐसे में जो मुकाबला है उसको कैसे देखते हैं? सख्त देखते हैं या आप नॉर्मल हैं, आप रिलैक्स हैं कि नहीं कोई इशू नहीं? जी, मैं वैसे गुज़श्ता 3 जो मेरे इलेक्शन थे, आखिरी तीसरा इलेक्शन में 826 वोटों की लीड से जीता था 2015 में। सूरत हाल ये है कि शाह साहब जो हैं, नकवी साहब, वो सादात बिरादरी के नामज़द उम्मीदवार नहीं हैं। अच्छा। उनकी नामज़दगी यावर बुखारी साहब के घर पे हुई है। अच्छा। और जिसमें कोई मतलब आम लोग सादात बिरादरी के नहीं शामिल थे, किसी और एजेंडे पे मीटिंग बुला के इनका नाम प्रपोज किया गया। अच्छा। हमारे यहाँ कैमलपुर सईदा में 2 सियासी धड़े थे सादात के, एक मरहूम सैयद साजिद नकवी साहब थे जो साहब का वाइस प्रेसिडेंट थे, फिर बाकर नकवी साहब 2 दफ़ा वो मेंबर बने। ये 2 सियासी धड़े थे, उन सियासी धड़ों में से उनका कोई भी ज़िम्मेदार आदमी उस मीटिंग में नहीं था। अच्छा। ये कतन सादात बिरादरी के उम्मीदवार नहीं है नामज़द, ये उम्मीदवार हैं यावर बुखारी साहब के। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, ये भी ठीक हो गया। अब चलें, ये भी तो ठीक है, लेकिन जो ख़ास कर देखा जा रहा है एरिया में, 2 आम शख्सियात जो मरकज़ी शख्सियात हैं 2 अलग अलग पार्टियों के, वो उनकी रिहाइश इस इलाके में किस तनाजुर में देखते हैं? जी माशाल्लाह, वो सियासी कद काठ उनका बहुत है, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात में मैं समझता हूँ कि जो बंदा खड़ा होता है लोग उसको देखते हैं। सर, सवाल में ये बनता है कि उन शख्सियात की वजह से क्या इलेक्शन, ये जो बोर्ड के इलेक्शन है कैंट बोर्ड के, उस पर कुछ असरअंदाज होंगे वो शख्सियात? जी नहीं हो सकते असरअंदाज, चूँकि पार्टी पीछे पहले भी ये जो बड़े लोग थे ना जी, ये मेरी मुखालफत में खड़े थे। ठीक है ना जी। लोकल लेवल पे लोग कहते हैं जी आपकी ज़ात तक तो बिल्कुल मुत्तहद है, आप पे हमारी जान भी लगती है, लेकिन लोकल लेवल पे लोग अपने फैसले करते हैं। सुना है कि मेजर साहब ने और यावर साहब ने, जैसा कि अभी आपने फरमाया कि जी वो उनके सेलेक्ट शुदा हैं, तो सुना है अभी कि जनाब मेजर साहब ने भी और यावर साहब ने मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है, कोई असर पड़ेगा? पहली बात तो ये है कि मेरे हिसाब से कोई बाकायदा मैंने ऐलान नहीं सुना कि उन्होंने किया है। वो एक मेजर ताहिर साहब की फूफो फौत हो गई, उसमें ताज़ियत के लिए चंद लोग गए हुए थे, उन्होंने ग्रुप फ़ोटो बना के तो वो फेसबुक पे लगा दिया। बाकी ये मेजर साहब बता सकते हैं कि वो किस हद तक किसकी हिमायत करेंगे या मुखालफत, बेहतर है कि उनसे पूछें। हल्का बड़ा हो गया कामलपुर सईदा, कश्मीरी मोहल्ला, डिफेंस कॉलोनी मोहल्ला नूर, इस्लाम लाइन, क्या जी हाँ वो भी है। क्या समझते हैं कि क्या ये 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए इसको, तो बेहतर नहीं है? क्या समझते हैं आप? इनफैक्ट जो है ना जी, कैंटोनमेंट्स जो वार्ड्स हैं
ان کی جو تقسیم ہوتی ہے وہ پاپولیشن کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اور جب تک آپ 50,000 کی پاپولیشن کو نہیں پہنچتے، ہماری آبادی 50,000 میں چلی جاتی ہے تو پھر ہم بھی ہوں گے، پھر 5 ممبر ہوں گے. جب تک آبادی نہیں ہوتی، اور مجھے مستقبل قریب میں نظر نہیں آ رہے ہیں اس میں 28,000 اس میں جی جو لیٹسٹ مردم شماری ہوئی ہے اس میں 28,000 ہے، اور پھر علاقہ اس کی ایکسپینشن بھی نہیں ہو سکتی کینٹونمنٹ کی، تو زیادہ دیر تک یہ سی رہے گا. چلیے بھی بہت بہت شکریہ. اچھا، آپ کے دیکھنے والے ہیں جانے سے پہلے جو آپ کے سپورٹر ہیں، ووٹر ہیں، یا ووٹر سپورٹر اگر نہ بھی ہیں، دیکھنے والے ہیں، ڈائری ٹی وی کے ذریعے پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام تو یہ ہے جی کہ میں جیسے پہلے گزارش کی کہ میرا ایریا بڑا سینسٹیو ہے، اور پرائرٹی میری جو ہے وہ تعادل بین المسلمین رہا ہے. اپنے لوگوں کے لیے اور دوسروں کے لیے یہی کہوں گا کہ بھئی آپ اخلاق کا دامن نہ چھوڑیں اور کول رہیں، کام رہیں. باقی الیکشن ہے، شام کو پتہ لگ جائے گا کس کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں، رزلٹ پہ ہی پتہ چلتا ہے. تو لڑائیاں جھگڑے یا ان چیزوں سے یا کچھ سیکریٹیرین ایشو اٹھانے کی ضرورت نہیں پیش ہونے. ملک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مختصر وقت میں، آپ کمپین بھی تھے، آپ نے وقت دیا مجھے، آپ کا میں شکر گزار ہوں. بہت شکریہ جی، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. آپ نے وقت دیا ہمیں اور موقع دیا ہے کہ میں بات پبلک سے کر سکوں. جی بالکل ایسا ہی ناظرین جو سلسلہ ہوتا ہے، خاص کر ہم دیکھتے ہیں ماحول بڑا گرم ہوتا ہے، اور ہم اپنے پوسٹوں کے ذریعے، خاص کر سوشل میڈیا جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا ماحول اس میں گرم رہتا ہے. جو قائد ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے کسی پارٹی کا یا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ کسی بات سے واقف بھی نہ ہوگا، اور اس کے کارکن یا اس کے چاہنے والے اس کے جذبات میں آ کے کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں. تو کوشش کیجئے گا کہ باہم رواداری سے اور محبت سے اس کام کو انجام دیا جائے، نہ کہ مخالفت اس قدر بڑھا دی جائے کہ ان کے دلوں میں کچھ آ جائے. تو ماشاءاللہ بہت اچھے شخصیت ہیں آپ کے سامنے ہیں. اٹک کی جو شخصیات ہیں وہ ڈکی چھپی نہیں ہیں، آپ کے سامنے ہیں. صبح و شام دوپہر آپ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. جو خاص کر امیدواران کی چوائس ہے، ان کی جو منتخبی ہے، وہ ظاہر بات ہے کام کے حوالے سے، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کتنے کام ہو چکے ہیں یا کام کرنے والے کون احباب ہیں. ملک صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی ہے. تو ہماری کوشش ہوگی اٹک ڈائری ٹی وی کی کہ جو بقیہ امیدواران ہیں یا ان کے چاہنے والے ہیں، عوام میں بھی ہم جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس الیکشن کو بھرپور کوریج دی جائے بلا تفریق، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو آپ کی آواز ہے، عوام کی آواز ہے، وہ ڈائری ٹی وی آپ تک پہنچائے. تو اس دعا کے ساتھ کہ زندگی نے وفا کی اور سانسوں نے ساتھ دیا، تو کریم خان آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.